नाज़रीन आदाब, टी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में पेश है। सबसे पहले सुर्खियाँ। तेलंगाना में टीआरएस ही हुकूमत तश्कील देगी, केसीआर ही पहले वजीर आला होंगे, पार्टी कायदीन का इद्दा। सोलह मई को आम इंतखाबात की होगी राय शुमारी, परसों तेलंगाना में 12 मुकामात पर दोबारा राय दही, ईसी का फैसला। तेलंगाना को 26,000 करोड़ और एपी के लिए 36,000 करोड़ उबूरी बजट को रियासती गवर्नर ने दी मंजूरी। गैर मौसमी बारिश से 9 अफराद हलाक, 10,000 हेक्टेयर फसल तबाह व बर्बाद। मोदी की रैली के लिए इजाजत न देने की ईसी ने की हिमायत, इलेक्शन कमीशन का फैसला शख्सी नहीं होता, संपत की वजाहत। आज दुनिया भर में यौम आलमी मादर का एहतमाम, मां को इस्लाम ने दिया अजीम मर्तबा। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत ने वाराणसी में मोदी की रैली के लिए इजाज़त न देने की फैसले की तायद की। इस फैसले को हक बजानिब करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि 3 ओहदेदार मिलकर सोच समझकर फैसला करते हैं, जो शख्सी नहीं होता। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। The commission, as you know, commission consists of 3 commissioners, and Mr. Brahma is also one among the 3 commissioners. Whatever decisions we have been taking all along, we have been taking only collectively. On this issue also, on 7th, the day this issue came to our notice, during midday, we almost considered and deliberated on this issue almost for about 6-7 hours, along with our monitoring of the poll, because 64 parliamentary constituencies were also going to the poll on that day. In spite of that, we were also devoting time for examining this, because it involves holding of a public meeting for a national leader who was a candidate from that constituency. And so Mr. Jaitley had also spoken to me before that, though I could not take further calls because I was in the meeting. But we have been monitoring continuously what was happening, why they were not able to give, they were not able to, that is the district administration was not able to consider the request for that venue. साबिक रुकन राज्यसभा व चीफ एडिटर नई दुनिया शाहिद सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत पर इलेक्शन कमीशन की साख को मुतासिर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि अमेठी और वाराणसी के मामले में इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन की साख को मुतासिर कर दिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बिहेव किया है वाराणसी और अमेठी के मामले में, उससे अपनी साख खो दी है। और इलेक्शन कमीशन की सारी शान उसकी साख है। जिस दिन साख चली जाती है तो खाली कानून से इलेक्शन कमीशन नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा, कानून वही थे, लेकिन जब सेशन साहब आए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इज्जत और उसकी सम्मान और शान बनाई। लिंगडो साहब ने शान बनाई, कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमीशन को सम्मान दिलाया, लेकिन आज वो सम्मान कहीं खो रहा है और ये बड़ी खतरनाक बात है। ये देश के और लोकतंत्र के हित में नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस तर्जुमान राशिद अलवी ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम लेती है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि राहुल गांधी ने कभी भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वाराणसी में रोड शो की इजाज़त दी थी। एक तो मैं कहूँगा कि अगर ईवीएम मशीन को भी कोई कैंडिडेट चेक करना चाहे इलेक्शन पोलिंग से पहले या बाद, तो उसे ये इख्तियार है कि वो कर सकता है। और राहुल गांधी ने तो किया ही नहीं है। ये इस तरीके का बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था और इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। राहुल गांधी कभी भी कानून को नहीं तोड़ते हैं, कानून का सम्मान करते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 12 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा राहदही मुनक्किद करने का फैसला किया है। 13 तारीख को इन मराकज़ पर दोबारा राहदही मुनक्किद होगी। निज़ामाबाद रूरल में मराकज़ नंबर 9, 48, 168, जबकि बांसवाड़ा में मराकज़ नंबर 39, 146, 187 और भद्राचलम में 239, कोत्तागुड़म में 161, जुक्कल में 134, बोधन में 64, हुस्नाबाद में 170 और कुकटपल्ली में 371 ए पोलिंग मरकज़ पर दोबारा रायदही मुनक्किद होगी। तेलंगाना और एपी रियासतों के लिए अबूरी बजट को रियासती गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के लिए 26,000 करोड़, आंध्र प्रदेश के लिए 36,000 करोड़ का बजट मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत के लिए आरबीआई में नया खाता खोला जा रहा है। नफ़ा और खसारे को भी तकसीम करते हुए अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, जबकि तेलंगाना का सरकारी बैंक के तौर पर एसबीएच को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के सदर अब्दुल वहीद एडवोकेट की क़ियादत में एडवोकेट्स और टीआरएस कायदीन ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर व गुल पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत तश्कील देने और केसीआर को पहले वज़ीर आला बनाने के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल वहीद एडवोकेट ने उम्मीद जताई कि टीआरएस सरबराह केसीआर मुसलमानों के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना रियासत की कमान संभाले। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कायम से लेकर अब तक हमने जदोजहद में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का साथ दिया और जितने वादे मुसलमानों से किए गए हमको अल्लाह की ज़ात से और केसीआर साहब पर भी पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह वो जितने मुसलमानों से वादे किए, जैसा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात, और उन्होंने ये भी मजबूरी बताई थी कि तेलंगाना में मुसलमानों का इलेक्शन जीतना ज़रा बिल्कुल कमज़ोर मौक़ूफ़ है, इसी वजह से मैं मुसलमानों को एमएलसी देकर वजारत में शामिल करूंगा। हमको इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि वो और 2 मुसलमानों को भी एमएलसी देकर मुसलमानों को अपनी वजारत में शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात भी देगी और हमको इस बात की उम्मीद है मुसलमानों को जो उनकी अवकाफ़ी जायदादों को जो तबाह किया गया और वक्फ बोर्ड को भी जुडिशरी पावर दिया जाएगा। और ये बारगाह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो तेलंगाना राष्ट्र समिति एक सेकुलर पार्टी के तौर पर उभर के आई है और इंशाअल्लाह जो 16 तारीख को इसके जो नताइज आएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी इस रियासत के अंदर टीआरएस को मिलेगी और टीआरएस के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। और यही दुआ करने के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने ये भी कल कहा है अपने इंटरव्यू में कि जो नेशनल लेवल के ऊपर हम एनडीए की तायद बिल्कुल नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ हम नहीं जाएंगे, सेकुलर फोर्सेस के साथ हम जाएंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है और मुसलमानों के उम्मीद है कि केसीआर साहब की क़ियादत में यहाँ के तेलंगाना की जो रियासत है, इस रियासत के मुसलमान जो है तालीमी तरक्की हासिल करेंगे, एजुकेशन के अंदर वो लोग और जो है जॉब्स के अंदर उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा और साथ ही साथ सियासी तौर पर भी वो जो है आगे आने का उनको मौका मिलेगा, इक़्तिदार में भी उनको हिस्सा मिलेगा। हमें ये यकीन है और इसी यकीन के साथ हमारी ये दुआ है कि जो है अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। दूसरी जानिब करीमनगर में टीआरएस ज़िलाई अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद अकबर की क़ियादत में टीआरएस हुकूमत तश्कील देने और केसीआर को पहले वज़ीर आला बनाने के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पहाड़ को चादर व गुल रवाना किया गया है। कामयाबी अता फरमा, ऐ अल्लाह हम तमाम को नेक फरमा, ऐ अल्लाह मुस्तकीम वाली जिंदगी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह दी जन्नत की इज्जतें बरकतें राहतें सादतें नसीब फरमा। इंतखाबात में तहरीकी जमात टीआरएस कामयाब होने और केसीआर ही वज़ीर आला बनने के लिए आदिलाबाद में पार्टी कायदीन ने खुसूसी तौर पर पूजा का एहतमाम किया। मुकामी मंदिरों में ये पूजा की गई। इस मौके पर तेलंगाना हामियों ने कहा कि केसीआर के ज़रिए ही इलाके की तरक्की मुमकिन है।
తెలంగాణ 4.5 కోట్ల ప్రజల 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ ఆకాంక్ష నెరవేరినందుకు ఈ రోజు 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ గారు సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుగురించే మేము ఇక్కడ గుడిలలో పూజలు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి కోరిక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరాలంటే, తెలంగాణ ప్రజలు బాధలు తెలవాలంటే అది కేవలం తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ మాత్రమే. ఎందుకంటే మా మేనిఫెస్టో రైతులకు, యువకులకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు సానుకూలంగా ఉంది. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏకంగా గెలుస్తుందని తెలియదు. लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, खबरनामे में दोबारा आपका खैर मकदम है। बल्दी, मंडल और ज़िले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों से टीआरएस कायद श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना की तामीर नौ में हिस्सा लेने की अपील की। मुलाजमीन को रियायत देने को उन्होंने गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सीमांध्रा में नारियल के दरख्त गिरने पर मुआवजा अदा करने वाले ओहदेदार तेलंगाना में बिजली की मार से हलाक होने वाले अफराद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने गवर्नर से फौरी मुतासरीन के अफराद ख़ानदान को सहारा देने की अपील की। మహబూబ్నగర్ నియోజకవర్గంలోని మున్సిపాలిటీ ఎంపీపీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల యొక్క మీటింగ్ నిర్వహించుకున్నాం. తెలంగాణ నిర్మాణంలో, నవనిర్మాణంలో పాల్గొంచుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా చూసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతు తెలపాలని ఒక 3 టీంలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని దానిపైన పూర్తి కసరత్తు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తుంటే వడగండ్లు పడ్డ పలకరించే నాతుడు లేడు. అదే సీమానంలో కొబ్బరి చెట్లు పడితే నష్టపరిహారం చెల్లిస్తారు. ఇక్కడ పిడుగుబడి కోడూరు పక్కన ఉన్నటువంటి అప్పాయపల్లిలో, మెదక్ జిల్లాలో, వరంగల్ జిల్లాలో మనుషులు చచ్చిపోతే కూడా అడిగే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు కొబ్బరి చెట్లకు ఉన్న విలువ ఇక్కడ మా మనుషులకు లేదు. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రకమైనటువంటి అధికారులు ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే అధికారులు కొనసాగుతున్నారు కనుక ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదు. వెంటనే గవర్నర్ గారు కూడా జోక్యం కలిగించుకొని పిడుగుపాటు చనిపోయినటువంటి వాళ్ళకు కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి, రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలి। तेलंगाना ग्रुप 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर ने कहा कि अब भी मुलाजमीन के तकसीम के मामले में इलाके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने इस्तिफसार करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट में शोबाजात के सुदूर के लिए मुकामी उम्मीदवारों को अहमियत दी जानी चाहिए थी, ताहम रियासती सतह के मुलाजमीन के साथ इस तरीक़ेकार पर अमलावरी क्यों नहीं की जा रही है। తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న సీమాంధ్ర అధికారులు సైతం వారి స్వరాష్ట్రానికి వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా, సీమాంధ్రలో పనిచేసే తెలంగాణ అధికారులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చే అవకాశం లేకుండా ఎక్కడ పనిచేస్తున్న వారు అక్కడే కొనసాగించడం అంటే ఇరు ప్రాంతాల ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలను, హక్కులను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా అప్రజాస్వామిక వ్యవహరించడమే అని మేము అనుకుంటున్నాం। దీన్ని తెలంగాణ గ్రూప్ 1 అధికారుల సంఘం తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। హైట్ ఆర్డర్ పోస్టులకు సంబంధించి ఒక్క పోస్టు పైన ఒక్క అధికారి, సీమాంధ్ర అధికారి ఇక్కడ ఉన్నా అది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఈ పాలసీ డిసిషన్లో కానీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో। కాబట్టి ఇటువంటి పోస్టుల చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి విభజనలో ఒక యూనిఫామ్ ప్రిన్సిపల్ నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడనే మీరు గమనించండి, సెక్రటరీ హెచ్ఓడీలనేమో నేటివ్ బేస్ చేస్తామంటున్నారు, స్టేట్ వైడ్ ఆఫీసర్స్లోనేమో యాజ్ ఇస్ బేసిస్ బేసిక్ చేస్తా అంటున్నారు। ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ను తీసుకున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल की जानिब से अकबर निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को वक्फ प्रोटेक्शन सेल के तायद व हिमायत हासिल रही। परसों शब उस्मान अल-हाजरी की सदारत में मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़िदा इजलास में साबिक़ रुकन राज्यसभा अज़ीज़ पाशा, साबिक़ चेयरमैन उर्दू अकेडमी शाह नूरुल हक क़ादरी के अलावा दानिशवरान मिल्लत और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शेख मोहम्मद इकबाल की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दिया। मुतवल्लियों को जो लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं उनको ये बता देना चाहते हैं कि आज कौम बेदार हो चुकी है और उनके ये झांसों में आने वाली नहीं है, और चाहे जितने चाहे वो धमकियाँ दे लें, हम किसी धमकी से मरूब या घबराने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो ये लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ और शेख मोहम्मद इकबाल के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम गन पार्क पे 4 शंबे के दिन इंशाअल्लाह ताला धरना देंगे। एक बात ये हुई है
कि अकबर निज़ामुद्दीन साहब ने शेख मोहम्मद इकबाल साहब को चैलेंज किया कि मुनाजरा करने, डिबेट करने के लिए, चूँकि शेख मोहम्मद इकबाल एक पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो नहीं आ सकते, लेकिन अदना एक गरीब मुसलमान की हैसियत से मैं मिलत इस्लामिया का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं उनके इस चैलेंज को कबूल करते हुए उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप आइए, जहाँ चाहे आप ऐलान कीजिए, मक्का मस्जिद में आते आइए, शाही मस्जिद में या बाग़ आम की यहाँ आइए, नमाज ज़ोहर के बाद जब भी आप आते हैं ऐलान कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम डिबेट के लिए तैयार हैं। हैदराबाद में ये दो धड़े हैं, एक मफाद परस्तों का और दूसरे हक परस्तों का, और आज इकबाल साहब तमाम हक परस्तों की एक आवाज़ का नाम इकबाल साहब। और मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, मैं उस माँ की अज़मत को सलाम करता हूँ जिसने शेख मोहम्मद इकबाल जैसे बच्चे को जन्म दिया। इकबाल जैसे बच्चे को जन्म देने वाली माँ की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। मिल्लत ऐसे फ़र्जंदों का इंतज़ार कर रही है, ऐसे फ़र्जंद अगर इस उम्मत में पैदा होंगे और सज्जादा नशीन व मुतवल्लियान बनकर इस उम्मत के मफादात पर जिन्नात बनकर बैठे हुए हैं, उनका सियाह चेहरा होगा, इनका मुंह काला होगा और ये लोग रूबे ज़वाल होंगे। इंशाअल्लाह हक़ की फ़तह होगी और ये औक़ाफ़ की सियानत की तहरीक इंशाअल्लाह ताकतवर होगी और कामयाब होगी। एक जो है खानाजीपुरे का 121 एकड़, उसमें 224 तो ये जीपीए के ऊपर लिखा हुआ निजामुद्दीन अकबर का है उनका पूरा नाम, और उसका जीपीए एन पांडू, और एक एक फी गज 10,000 रुपये से, तो मैं कैलकुलेट करा उसको, तो उससे 585 करोड़ रुपये, 585 करोड़ रुपये हासिल है। और दूसरी अराजी है, एक अराजी पे कहा गया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहूँ, उसके नाम के ऊपर परमिशन मिल गया। फिर क्या देखते हैं, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि वहां पर स्विमिंग पूल बन गया है, आमों का बाग लग गया है, नौजुबिल्लाह। और इन तमाम चीजों के लिए हमारे बड़े बड़े अकादरीन उनको सपोर्ट कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये लोग जानते नहीं कि ये दानिश का तौर पर किया जा रहा है। 400 एकड़ की अराजी सुल्तानपुर, बहुत से लोगों को मालूम नहीं सुल्तानपुर किधर है, खाली कौन सा बारकर सरारा से 3 किलोमीटर दूर पे, और डिफेंस की जो आरसी की रोड बाजू से गुजरती है, 400 एकड़ की, अगर उसका अगर कैलकुलेशन करें तो कम से कम 5,000 करोड़ की जायदाद है। तो दरगाह नामपल की कितनी बड़ी बारगाह है कि इसमें लोग हजारों रहते हैं। मैं किसी दरगाह का दरगाह से मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे मुतवल्ली को हटाया गया, उसकी गलतियों को हटाया गया, तो वावेला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जायदाद भी थी और मुतवल्ली साहब के उम्र नहीं है, जबकि मुतवल्ली साहब 10 साल तक वो बोर्ड के मेंबर है, उनके पीछे ताकत है, जो 2 चीफ के आए, वक्त काउंसिल के मेंबर रहे, आप उसके कानून से वाकिफ होना, 10 साल तक मेंबर रहे, और आपको खुद को नहीं मालूम कि आपके वफा जायदादों का क्या असर हुआ। तो ये एक्सक्यूज गलत है, बात मेरी खत्म करता हूँ। तो बाहर सूरत गलती हुई है और इकबाल ने जो एक्शन लिया है वो अपने फर्ज शनाख्ती की बुनियाद पर लिया है, और इसलिए वो काबिल मुबारक कहते हैं कि उनको इन लोगों का खौफ नहीं, इनके पीछे क्या होते हैं, क्या होगा, उसका लिहाज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह की जायदादों की अमानतदारी के साथ उन्होंने फैसला किया है। रियासती हज कमेटी के सीईओ अब्दुल हमीद ने आज़मीन हज से अंदरून 15 में वर्जिनल पासपोर्ट समेत पहली किस्त 81,000 रुपये जमा करवाने की अपील की। उन्होंने अजला के आज़मीन हज से बज़ात खुद पासपोर्ट जमा करवाने की ख्वाहिश की। दूसरी जानिब आज़मीन को किसी भी कौमियाना बैंक से ड्राफ्ट बनाने का भी मशवरा दिया। स्टेट हज कमेटी की तरफ से हज 2014 के लिए 5,380 पर 4 हाजी साहब हज के लिए रवाना होंगे। जो सेलेक्ट हो चुके हैं हाजी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो
अपना बैंक रेफरेंस नंबर में जो आपको SMS से भेजा गया है और पोस्ट से भी इत्तला कर दिया गया है, उसमें आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट 81,000 रुपीज़ 15 इस माह के 15 तारीख से पहले जमा कर दीजिए और पासपोर्ट भी लाकर AP स्टेट हज हाउस नामपली में जमा कर दीजिए। अजला के लोग के लिए भी सेम आखिरी तारीख वही है, वो लोग भी आ रहे जमा कर रहे और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। गैर मौसमी बारिश के मुतासरा किसानों को फौरी सहारा देने की TRS कायद विनोद कुमार ने अपील की। फी एकड़ 20,000 रुपये के लिहाज से हर्जाना फराहम करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब भीगी हुई धान को हुकूमत से खरीदने का मुतालबा किया। ज़िले करीमनगर के मेटपल्ली मंडल के बाज़ देहातों में मुतासरा फसल का मुशाहिदा करते हुए विनोद कुमार ने किसानों से मुलाकातें की। కరీంనగర్ జిల్లాలో జగిత్యాల రెవెన్యూ డివిజన్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వందలాది గ్రామాల్లో దాదాపు 15,000 ఎకరాల మామిడి తోటలు నష్టపోయినాయి నిన్నటి వర్షం వల్ల. రైతు ఒక్కొక్క ఎకరానికి దాదాపు 30 నుండి 40 వేల రూపాయల నష్టం. వందల వేల ఎకరాలు వేసినటువంటి రైతాంగము ఇక్కడ చాలా తీవ్రమైనటువంటి మనస్తాపానికి గురవుతున్నారు. ప్రతి రైతు అటు వరి పంట నష్టము, దానికి తోడు మామిడి తోటలు కూడా విపరీతమైన నష్టం జరిగింది. కొంతమంది రైతులు నువ్వులు ఏదైతే తీసుకున్నారో అది కూడా, పసుపు, అన్ని పంటలు కూడా గత 3-4 రోజుల నుండి పడుతున్నటువంటి ఈ రాళ్ల వర్షాలకి ప్రతి పంట వరి, పసుపు, అదేవిధంగా నువ్వులతో పాటు ఈ మామిడి తోటలన్నీ కూడా తీవ్రంగా నష్టం జరిగినాయి. సబ్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. జగిత్యాల సబ్ కలెక్టర్ గారితో ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతాను. వెంటనే ప్రతి ఎకరానికి 20,000 రూపాయల నష్టం ఇవ్వాలి మామిడి తోటలకి. कहा जाता है कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। अपने ज़ईफ़ वालिदैन की किफ़ालत करते हुए माँ बाप की जानिब से की गई परवरिश का हक़ अदा करते हैं। वालिदैन की किफ़ालत में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं, लेकिन आज के बच्चे जवान होते ही वालिदैन को जिन्होंने उनकी परवरिश की तन्हा छोड़ देते हैं। ज़िले वरंगल के वर्धना पेट में भी कुछ ऐसे ही 3 बेटे हैं। गांव के रेवेन्यू ऑफिस में इंतहाई मायूसी और बेबसी से बैठे हुए इस ज़ईफ शख्स का नाम कुमरैया है। इसके 3 बेटों ने जायदादों के तनाजे में इसको सड़क पर तन्हा छोड़ दिया। वरंगल जिले वर्धन्नापेट मंडल दामन्नापेट के मुतवत्तिन 70 साला कुमरैया की 5 आल औलाद में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कुमरैया ने मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी औलाद की परवरिश की, कर्ज हासिल करते हुए सभी की शादियां करवाई। अलहदा अलहदा रहने वाले 3 बेटे बारी बारी से वालिद कुमरैया की कफालत कर रहे थे। हालिया अरसे में इंद्रमा पथकम के तहत छोटे बेटे ने बाप के नाम मकान तामीर करवाया। साया फराहम करने वाला ये मकान ही सर पर से साया छीन लिया। ज़ईफ बाप ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। 2 बेटों की नजरें इस मकान पर मरकूज हो गईं। उन्होंने मकान में अपना हिस्सा तलब किया। छोटे बेटे ने इनकार कर दिया। बात से बात बढ़ गई और पंचायत तक पहुंच गई। बेटों ने मकान में हिस्सा देने पर ही वालिद की कफालत करने की शर्त रखी। बसूरत दिगर वालिद को अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया। बिल आखिर 3 बेटों ने बाप को तन्हा छोड़ दिया। అందరి సావరిచ్చిండు, పెళ్లిళ్ళు చేసిండు, కొడుకులు అందరి మంచిగానే సారిండు. కొన్ని రోజులకు ఈ చిన్న కొడుకు ఫోటోలో దిగు అన్నారట వాళ్ళు పెద్దోడు. ఈ పెద్ద మనిషి ఉన్నాడని మండలంలో సంతకం చేపించుకున్నారు. పెద్ద మనిషి ఏమైనా ఆధ్యక్షణ ఉంటుంది. అయితే నీకు అయ్య చేస్తేనే బిల్లు వచ్చింది 70 అని మేము జాదవని కడవ 2 కొడుకులు
మకాన్ చేసి ఇక్కడికి పిలిపిస్తే వెళ్ళిపోయిండు. చిన్న కొడుకు కూడా నేను పెట్టానని వాడిపోయిండు. ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిండు. ఇక పెద్ద మనిషి పరిస్థితి గిట్లున్నది. जायदाद के मुकाबिल खून का रिश्ता हार गया। इस ज़ईफ शख्स की इस अबतर हालत पर गांव के अवाम को तरस आ रहा है, लेकिन संगदिल बेटों के दिलों में बाप के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। नाजरीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अब्दुल साजिद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन।